वंस अगेन डीसी सर्किट की इस सीरीज में आज आपका स्वागत है। यह है हमारा पार्ट 3 और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होंगे वो होंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट होंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, नेक्स्ट कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, देन वर्क, पावर और एनर्जी। इतने टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज रेगुलर स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड विजिट अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। इट मीन्स रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। अगर आपके रेजिस्टेंस के बारे में बेसिक्स ना सीखा हो तो काइंडली गो फॉर द पार्ट 1 एंड पार्ट 2, राइट। तो आपको ये पार्ट बेटर अंडरस्टैंड आएगा। चलिए तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेजिस्टेंस को सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है उनकी लेंथ। मीन्स वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। सपोज कोई हम एक कंडक्टर ले लेते हैं जिसकी लेंथ L है तो उसका रेजिस्टेंस है हम बोलेंगे R। बट सपोज यही कंडक्टर की लेंथ हम 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स बढ़ेगा। इट मीन्स एज वी इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द कंडक्टर देन रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट जो दूसरा फैक्टर है वो है एरिया ऑफ द कंडक्टर, राइट। तो एरिया ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली proportional to the value of the resistance. Means as we increases the area of the conductor, resistance of that conductor decreases. चलिए समझ लेते हैं कि सपोज मैंने एक वायर लिया, उसका जो एरिया है वो सपोज मैंने A ले लिया, राइट। अब मैंने उसका एरिया बढ़ाया, राइट, सपोज 2A कर दिया तो इट मीन्स इट्स वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल गो डाउन। उसकी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इट मीन्स आपको कोई एग्जाम में पूछे कि एक थिन वायर है और थिक वायर है तो दोनों में से राइट सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कौन ऑफर करेगा, तो जिसका एरिया कम है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा। और मैंने आपके सामने जो मेंशन किया है उसमें मेंशन किया है कि जिसका एरिया ज़्यादा है वो रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा, राइट। तो अल्टीमेटली वी कैन कंक्लूड दैट कि थिक मीन्स कि जिसका एरिया ज़्यादा है वो वायर है वो रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा और थिन जो पतला वायर है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा। यह एग्जाम के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, प्लीज डू रिमेंबर दिस। अब तीसरा जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। इज टेम्परेचर ऑफ दैट कंडक्टर इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे हम टेम्परेचर मीन्स तापमान की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो ऐसे ही उसका रेजिस्टेंस भी सर्टन वैल्यू तक बढ़ने लगता है। चलिए फोर्थ और लास्ट फैक्टर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को असर करता है वो है मटेरियल। कंडक्टर के मटेरियल पर भी रेजिस्टेंस है वो क्वाइट डिपेंड है। तो सबसे पहले चलिए थ्योरी देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट मटेरियल। मीन्स उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है कौन से टाइप का है और उसके एटम में लास्ट ऑर्बिट में मीन्स लास्ट कक्षा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा उतनी उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है, राइट। तो हमें सपोज प्रैक्टिकल लाइफ में हम सबसे ज़्यादा 2 कंडक्टर यूज़ करते हैं, एक यूज़ करते हैं हम कॉपर और दूसरा हम यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम। तो हमको पता है कि कॉपर की कंडक्टिविटी है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। क्यों? ऑल एन एवरेज हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉपर की कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की कंपैरिजन में 1.6 टाइम्स ज़्यादा है। क्यों? तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लास्ट ऑर्बिट में ज़्यादा होगी और एल्यूमिनियम में कम होगी, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी कम है और कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी और हम उसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले उसकी डिफाइन लिख लेते हैं कि इट इज ए रेजिस्टेंस ऑफर बाय कंडक्टर। ऐसा कंडक्टर कि जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है
ऐसा जो कंडक्टर है वो जो हमें रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और उसको रेजिस्टिविटी हम बोलते हैं। वन मोर टाइम आई रिपीट कि ऐसा कंडक्टर कि जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। हमें अगले ही टॉपिक में डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ से डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है और रेजिस्टेंस की वैल्यू एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी में है। अब ये दोनों को मैं कंबाइन लिखूं और प्रोपोर्शनलिटी की साइन निकाल के मुझे इक्वल टू की साइन लगानी है तो मुझे कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया उसको हम बोलते हैं रो। रो L अपॉन A। ये भी एक फॉर्मूला है जिसके बेस पर हम सम कैलकुलेट करेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और यहाँ पे जो रो है वो इंडिकेट करता है रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, राइट? तो उसको हम बोलेंगे कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है करंट के फ्लो को अपोज करना। कंडक्टेंस मीन्स अपने में से करंट को इजीली पास होने देना, मीन्स बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और नेक्स्ट जो टर्म है उसका यूनिट बोल लेते हैं तो उसका यूनिट है मो, राइट? ओहम से उल्टा, राइट? तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है तो इनका यूनिट है वो मो है। और नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। तो मीन्स जो रेजिस्टिविटी है उसका जो रेसिप्रोकल है उसको हम कंडक्टिविटी के नाम से जानेंगे। और यहाँ पे हमें ये याद रखना है जो कंडक्टिविटी है उसका जो सिंबल है उसको हम बोलते हैं सिग्मा। चलिए अब नेक्स्ट डिफाइन की ओर बढ़ते हैं, वो है वर्क। वर्क मीन्स कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना काम करना पड़ा, राइट? तो उसको हम इलेक्ट्रिकली वर्क बोलेंगे। मैकेनिकली वर्क की डिफाइन अलग है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, पर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स प्रीफर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैंने ये डिफाइन मेंशन की है कि W इक्वल टू V इंटू I इंटू T, राइट? अब उसका यूनिट है वो है जूल, वर्क का यूनिट है जूल। नेक्स्ट है पावर। पावर मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट? आपको कोई भी काम है वो कोई भी इंसान ले लो आप, तो सबकी काम करने की कैपेसिटी अलग अलग है, सबका हॉर्स पावर मीन्स पावर अलग अलग होता है। कोई वही काम 2 मिनट में कर लेगा, कोई 5 मिनट भी लेगा, कोई 10 मिनट भी लेगा, कोई घंटा भी ले सकता है, राइट? तो उसका पावर मीन्स कि वो कोई भी टास्क उसको दिया जाए वो कितने टाइम और फ्रेम में हमको करके देता है। तो पावर है उसका जो फॉर्मूला के फॉर्म में हम लिखें तो उसको बोलेंगे हम वर्क अपॉन टाइम, के पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो इंसान और कोई भी मशीन ने कितना वर्क किया। सो पावर इक्वल टू W अपॉन T, राइट? और जो W है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे अगली डिफाइन के हिसाब से VI इंटू T, और टाइम को तो ऑफकोर्स हम T से ही रिप्रेजेंट करते हैं तो T अल्टीमेटली कट, इट मीन्स पावर P इक्वल टू V इंटू I। ये पावर की सबसे पहली फॉर्मूला है जो एग्जाम के लिए IMP है, सो प्लीज नोट इट डाउन। और पावर का यूनिट है वो है वॉट। और कैलकुलेशंस के लिए हम पावर की काफ़ी सारी दूसरी जो फॉर्मूलास है उसका भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली फॉर्मूला तो जो हमने डिराइव की वो है V इंटू आई। अब यहाँ पे मैं I की जगह पे मैं लिखूंगी, सबसे पहले V की जगह पे चलो IR लिख लेते हैं, तो I स्क्वेयर R, I 2 बार आया। और दूसरी फॉर्मूला है उसमें मैं I की जगह पे V अपॉन R लिखूंगी, इट मीन्स V स्क्वेयर अपॉन R। तो VI, I स्क्वेयर R, V स्क्वेयर R तीनों ही पावर की फॉर्मूला से जो हम कैलकुलेशंस के दौरान यूज करने वाले हैं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट आगे बढ़े तो हमें दूसरा एक यूनिट जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमें पता है कि वर्क का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट है सेकंड, तो हम वोट को जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और समटाइम्स MCQ में भी हमें पूछा जाता है कि जूल पर सेकंड इक्वल टू ब्लैंक, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक होता है वोट। तो आपको ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो नोट डाउन कर लेना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है एनर्जी, राइट? पावर इनटू टाइम। कोई भी इंसान है उसको काम करने की शक्ति कितने टाइम तक मेंटेन रहती है। सपोज हम ही है तो हम सुबह उठे, फ्रेश है, नाश्ता वास्ता किया है तो हम फ्रेश मोड में है अप टू 12, बाद में खाना खाने के बाद थोड़ा थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन 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 होता जाता है। और 6 PM 7 PM तो कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सबका एनर्जी लेवल थोड़ा थोड़ा डाउन चला जाता है।
इट मीन्स समय के साथ आपका जो पावर का रेट है, मीन्स काम करने की जो शक्ति है, वो हमें दर्शाता है कि हमारा एनर्जी लेवल कितना है। अब उसको एक्सप्रेस करने के लिए पावर इक्वल टू V इंटू आई, और समय तो T ही है, तो उसका यूनिट काफ़ी सारे यूनिट्स है। इसमें सबसे पहला यूनिट है पावर को हम वॉट और समय को सेकंड, दूसरा यूनिट है पावर को वोट, समय को मिनट में एक्सप्रेस करते हैं, समय को आवर में भी एक्सप्रेस करते हैं। अब पावर का थोड़ा और बड़ा यूनिट ले लेते हैं तो पावर को हम किलोवाट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। और जो पॉपुलर यूनिट है एनर्जी का, जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, वो है किलोवाट आवर, जिसको हम दूसरी भाषा में यूनिट भी बोलते हैं। हमारे घर में जो एनर्जी मीटर है वो कितना यूनिट खाता है या तो कितना यूनिट कंज्यूम किया वो हमें दिखाता है, तो उसको हम टेक्निकली किलोवाट आवर बोलेंगे, राइट। कि एक आवर में हमारे घर में कितनी किलोवाट एनर्जी कंज्यूम हुई, राइट, उसको किलोवाट आवर से एक्सप्रेस किया जाता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम किलोवाट आवर को ही यूज करते हैं। Stay tuned for the part 4 and thank you for the watching, and once again don't forget to subscribe and share with your friends.